सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एकेडमी में। आज हम लोग आईपीसी की धाराओं के आगे का भाग बताएंगे। मतलब हमने इससे पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। पहले में हमने 1 से 40 तक आपको बताई हैं, बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से बताई है आपको, ठीक है, जो एकदम आसान है, एकदम आसान भाषा में आपको 1 से 40 तक आईपीसी की धारा एकदम रटवा दी है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा पार्ट बनाया था, उसमें 40 से 100 के बीच तक आपको सारी आईपीसी की धाराएं बताई हैं, क्योंकि ये आईपीसी की धाराएं आपकी यूपीएसआई में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 40+ नंबर के आसपास का यूपीएसआई में मूल विधि या कहें आईपीसी ये आपकी आनी पक्की ही तय है, ठीक है। इसीलिए हमारे पेपर, और आपका पता है कि आपको यूपीएसआई का पेपर अगले महीने जरूर होगा और डेट इसकी नज़दीक है। अगले महीने का जब निकला है तब समझ लीजिए स्टार्ट। तो मूल विधि हम आपको बता रहे हैं 100+ से, मतलब 100 से तक आपको हम बता चुके हैं और 100 के ऊपर से हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। तो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के सेकंड में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्रैक एकेडमी पे आईपीसी की धाराएं। बात करें धारा नंबर 121 की। कौन सी? 121 की। तो 121 आईपीसी में क्या दिया गया है? इस 121 आईपीसी धारा संख्या में आपको दिया है भारत सरकार के विरुद्ध। क्या दिया गया है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध। ये आपको आईपीसी की धारा नंबर 121 में आपको बताएगा। मतलब भारत सरकार के आप जो विरुद्ध करेंगे, विरुद्ध युद्ध करेंगे, कोई भी कुछ भी हो, वो आपको आईपीसी के 1 to 1 नियमों के अंतर्गत दंड दिया जाएगा, जुर्माना दिया जाएगा। सारी व्याख्या आपको 121 आईपीसी में आपको बताया गया है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं 122 की, धारा नंबर 122 में क्या बताया गया है? 122 में बताया गया है, ये भी कुछ 121 की तरह है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध, ये युद्ध था ना, इसमें क्या है? विरुद्ध आयुध। आयुध का मतलब आप समझते हो कि आयुध का क्या मतलब होता है? आयुध का मतलब होता है हथियार से, मतलब युद्ध करना हथियार से। ये किसके अंतर्गत? 122 आईपीसी में इस चीज का वर्णन किया गया है, ठीक है। 122 आईपीसी में, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं अगली धारा की। अब आए 124 आईपीसी संख्या 124 में क्या दिया गया है? 124 में दिया गया है आपका, या फिर राजद्रोह, क्या हो? राजद्रोह, ठीक है। अब ये पहले का राजद्रोह था, अब क्या था? अब पहले राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन अब राजाओं का शासन नहीं है, तो अब क्या कहा जाएगा इसे? देशद्रोह। क्या? राजद्रोह कह लीजिए या फिर देशद्रोह की परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है? राजद्रोह या फिर देशद्रोह की परिभाषा आपको आईपीसी संख्या 124 में आपको बताया गया है। जैसे आईपीसी जब आया था, आईपीसी कब बना था? आईपीसी बना था 1861 में, तब तो शासन राजाओं का हुआ करता था ना, तो इसीलिए राजद्रोह शब्द ऐड किया गया। अभी इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ कि अलग से इसकी अब के लिए देशद्रोह ऐड कर दिया गया। मतलब आप अगर किया जाएगा देशद्रोह, पहले जो होता था वो राजद्रोह के अंतर्गत आता था, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा मामला होगा या फिर इसमें कैसी क्या मतलब ये क्या होगा, ये 124 में आपको बताया गया है कि राजद्रोह और देशद्रोह की परिभाषा दी गई है। आईपीसी स्टार्ट कब हुआ था? आईपीसी स्टार्ट हुआ था 1861 में आईपीसी स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं धारा नंबर 130 की। कौन सी? 130 का बात करते हैं। 130 में क्या दिया गया है? 130 में दिया गया है चाहे युद्धबंदी हो, मतलब जब समझ लीजिए जब से आईपीसी बनी है तो उसमें कोई शब्द हटाए नहीं गए हैं, ठीक है, ऐड ही किए गए हैं, पुराने शब्दों को हटाया नहीं गया है। जो पहले राज्य, जैसे राज्य शासन था तो पहले राज के बाद राजाओं के लिए हुआ करता था, अब सरकार का शासन है, तो
उसके हिसाब से शब्द ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन हटाया कुछ नहीं गया। दिया क्या गया 130 में, युद्धबंदी राजबंदी को भगाने में सहायता करना। क्या दिया गया है, धारा नंबर 130 में युद्धबंदी या राजबंदी को आप अगर भगाने में सहायता करते हैं ना, तो आपको अपराध की श्रेणी में ये आता है। ये क्या, ये अपराध की श्रेणी में आता है। आपके ऊपर दंड जुर्माना दोनों भी लग सकता है और दोनों में एक भी लग सकता है। ठीक है, अब जैसे कैसे हुआ, मतलब अगर कोई दूसरे देश का जैसे आतंकवादी हुआ, कोई भी हुआ, वो अपने देश में कैद है, हमारे सैनिकों ने उसे कैद रखा, अगर आपने उसे भगाने में, उस सैनिक को भगाने में आपने उसको मदद की या हेल्प की, किसी भी प्रकार से आपने की ना, तो आपको आईपीसी की धारा नंबर 130 के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। आप उसे उसमें दंड आपको मिलेगा। ये प्रावधान दिया गया है क्योंकि ये हमारे आईपीसी 130 में आपको भली बात कहता है कि आप अगर कोई युद्धबंदी हो या राजबंदी हो, उससे वो भगाएंगे तो आप दंड के अधिकार में आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी आईपीसी की। आईपीसी नंबर 141 क्या है, आईपीसी नंबर 141। 141 में क्या दिया गया है, 141 में है विधि। क्या है, विधि विरुद्ध जमाव। क्या है, विधि विरुद्ध जमाव। दोस्तों ये आप लिखते हुए चलिए, क्योंकि आप अगर लिखते हुए करेंगे ना तो आपको दो चीजें होंगी, जो लिखते हुए चलेंगे तो थोड़ा याद होगा, और दोबारा अगर रिवाइज करेंगे तो उससे पूरा पूरा भी याद होता चला जाएगा। तो इसे लिखते हुए चलिए साथ में और याद करते हुए भी चलिए। ठीक है, इस आईपीसी के अंतर्गत क्या बताया गया है, इस आईपीसी के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब क्या हुआ कि जैसे पांच या पांच से अधिक हो सकते हैं, 5 हो या 5 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कौन, अगर व्यक्ति हो, ठीक है, उनके अंतर्गत कोई भी कार्य किया जा रहा है, जैसे ये समझ लीजिए अगर इसमें बल का प्रयोग ना होता है, ठीक है, इसमें बल का प्रयोग किए बिना, ठीक है, बल का प्रयोग किए बिना आप अगर विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, ठीक है, और ये जमाव आपका बाद में भी हो सकता है। मतलब समझ लीजिए स्टार्टिंग में इसका कोई प्लानिंग नहीं था, पहले से एक बंदा था, लेकिन बाद में इकट्ठा होते 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 बहुत सारे 5 या 5 से अधिक होते हुए चले गए, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत। लेकिन इसमें साफ साफ बोला गया है, साफ साफ क्या बोला कि बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बल का प्रयोग अगर होगा तो क्या होगा वो मैं इसके आगे बताता हूं। ठीक है, दूसरी आईपीसी में इसका भी वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 146, आईपीसी संख्या 146। ठीक है, इसमें क्या है, बलवा। देखिए आपको 141 में बताया गया था ना कि उसमें बल का प्रयोग किए बिना हो सकता है, इसमें बल का प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैं बता रहा हूं कि बल का प्रयोग कानून के खिलाफ करना। बलवा का मतलब होता है बल का प्रयोग कानून के खिलाफ करना। बल का प्रयोग कानून के खिलाफ करना, यह आपका बलवा आईपीसी नंबर 146 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ज्यादातर प्राइवेट स्थानों पे होता है। ठीक है, प्राइवेट स्थानों पे होता है आपका बलवा। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो आप बलवा के अंतर्गत, आपके नियम के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर नियम के विरुद्ध है आईपीसी धारा संख्या 146 के अंतर्गत तो आपके ऊपर दंड जुर्माना दोनों लग सकता है। ठीक है, तो आईपीसी नंबर 146 क्या बताता है कि बल का प्रयोग कानून के खिलाफ करोगे, ठीक है, तो आप आईपीसी की 146 धारा संख्या में आपको दंड या जुर्माना का प्रावधान आपको बताया गया है। अब बात करते हैं धारा नंबर 159 की। ठीक है, 159 में क्या दिया गया है, 159 में आपका दंगा क्या दिया गया है, दंगा। ठीक है, दंगा क्या, दंगा सार्वजनिक स्थानों पे, सार्वजनिक स्थानों पे होता है ना दंगा। ठीक है, सार्वजनिक मतलब आप पब्लिक भी बोल सकते हैं ना, वही तो सार्वजनिक मतलब जहाँ पब्लिक हो। ठीक है, उस स्थानों पे जो दंगा होता है ना, उसमें क्या होता है, दंगा में आप लोगों को पता है दंगा में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, तभी तो दंगा होता है। कोई अपनी पार्टी को थोड़ी मारेगा, दूसरी विपरीत पार्टी होगा तभी दंगा होगा ना। तो दंगा में दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, ठीक है, तभी वो दंगा कहलाता है। ये दिया गया धारा नंबर 159 में आपका ये पूरी तरीके से बताया गया कि दंगा तभी माना जाएगा जब दोनों पक्ष होंगे और दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे होंगे, वो सार्वजनिक स्थान पे होगा। ठीक है, कोई प्राइवेट स्थान पे नहीं होगा, तब वो दंगा के अंतर्गत नहीं, तब वो बलवा के अंतर्गत आएगा। आपको बताया ना धारा नंबर 146 में ये बताया ना कि वो बलवा के अंतर्गत आएगा प्राइवेट स्थानों पे। अगर सार्वजनिक स्थानों पर किया जा रहा है ना तो वो धारा नंबर 159 में आएगा। ठीक है,
अब ये जैसे दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, आपको पता है दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, ये किसने कहा था, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये किसने कहा था, ये कहा था ब्लैक स्टोन ने। ब्लैक स्टोन ने क्या कहा था कि दंगा में दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, मतलब दंगा तभी बोला जाता है जब इसमें दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 160 की, धारा नंबर 160। धारा नंबर 160 में क्या बताया गया, 160 में बताया गया है जो, क्योंकि 159 में क्या बताया गया था, 159 में बताया गया था दंगा, तो इसमें क्या है, दंगे के दंड, समझ लीजिए दंगे के दंड परिभाषित किए गए। आप उसमें दंगा करेंगे तो इसमें 160 में क्या मिलेगा, उन दंगों से आपको कि उसमें कितना दंड मिलेगा, कितना जुर्माना मिलेगा, या दंड कब आप पे लगेगा कि आपने उनकी पॉलिसी या 160 जो नियम हुए हैं अगर उनके अंतर्गत आप उनके विरुद्ध कुछ कार्य करें तो आपके दंगे के अनुसार आपको दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं 171 की। क्या 171 में क्या आपको दिया गया है, 171 है, 71 के अंदर पार्ट है, उसमें पार्ट का ए से आई तक, क्या है, ए से आई तक, ए से आई तक आपको निर्वाचन संबंधी, क्या है, निर्वाचन संबंधी आपकी जो धाराएं है ना वो 171 ए से आई के अंतर्गत आती है। मतलब आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले निर्वाचन संबंधी, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप सीधा 171 आप समझ जाएंगे, 171 के अंतर्गत ही निर्वाचन संबंधी पूरी जानकारी आपकी आती है। ठीक है, निर्वाचन मतलब जो निर्वाचन संबंधित मतलब निर्वाचन जो आपसे वोट कराई जाती है ना उसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कुछ कामकाज होता है, ठीक है, वोटिंग से संबंधित, वो आपको 171 के अंतर्गत धारा नंबर आपको लगाना है। वहां ऑप्शन दिखेगा 171 के अंतर्गत आ रहा है कोई तो 171 लगा दीजिएगा ऑप्शन। अब बात करें धारा नंबर 191 की, यह हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही धाराएं बता रहे हैं। जैसे धाराएं तो आपको पता है बहुत से आ रही हैं, बीच में आप सोच रहे हैं बीच में छोड़ क्यों रहे हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से एग्जाम रिपीटेड है, मतलब पिछले एग्जामों में जिन धाराओं से मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छी स्टडी करके अच्छे नंबर लेके आए। ठीक है, बात करते हैं 191, बात करते हैं धारा नंबर 191 की। धारा नंबर 191 में क्या बताया गया है, धारा नंबर 191 के अंतर्गत आता है मिथ्या साक्ष्य देना। क्या आता है, मिथ्या साक्ष्य देना, यह आपको धारा नंबर 191 के अंतर्गत आता है। मिथ्या साक्ष्य देना इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं झूठे सबूत देना। क्या हो सकता है, झूठे सबूत देना। 191 मतलब आप कोर्ट गए या फिर कचहरी में कहीं भी आपने अगर किसी के विरुद्ध झूठे सबूत दिए तो वो आपको कौन सी धारा के अंतर्गत आपसे जुर्माना या दंड का प्रावधान है, तो 191 के अंतर्गत आपको दंड मिलेगा या फिर जुर्माना आपके लगाया जाएगा। ठीक है, यहीं पे बात करते हैं धारा नंबर 201 की। धारा नंबर 201 में भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन देख लीजिए क्या है, मिलता जुलता है, इसलिए हम यहीं पे बता दे रहे हैं मिथ्या आरोप। क्या, मिथ्या आरोप। जी हाँ, आप समझ ही गए मिथ्या आरोप मतलब इसमें था मिथ्या साक्ष्य देना मतलब झूठे सबूत देना। मिथ्या आरोप का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना। क्या हो जाएगा, झूठा आरोप लगाना मिथ्या आरोप के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी आप जैसे इसमें आप सबूत दे रहे हैं या फिर आपने इससे सीधा ही बोल दिया कि नहीं आप गलत हो, ठीक है, मतलब झूठा हो, आपको अगर प्रूफ हो जाएगा कि आप झूठ बोल रहे थे तो आपको धारा नंबर 201 के अंतर्गत आपके दंड का प्रावधान आईपीसी में दिया गया है। साफ साफ बताया गया है कि अगर आपने झूठा आरोप लगाया या फिर झूठे सबूत दिए तो आप दंड के अधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे। धारा नंबर 228, अब बात करते हैं धारा नंबर 228 की। धारा नंबर 228 में क्या दिया गया है, धारा नंबर 228 में दिया गया है न्यायिक, जो न्यायिक व्यक्ति होते हैं ना, न्यायिक व्यक्ति का अपमान। क्या दिया गया है, न्यायिक व्यक्ति का अपमान धारा नंबर 228 में दिया गया है। ठीक है, आपको पता है अपमान दो ही तरीकों से हो सकता है, या तो फिर आप उसे झूठे शब्द बोल मतलब शब्दों से कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप हाथ उठा सकते हैं मतलब हाथों प्रहार करके हाथों से कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं, प्रहार करके उसे अपमान कर सकते हैं। अपमान दो ही तरीकों से, शब्दों से या होता है या तो हाथों से या लड़ाई करके। ठीक है, क्योंकि और ये अगर आपने न्यायिक व्यक्ति है मतलब कोई न्यायिक व्यक्ति है, आपने उसका अपमान किया है, चाहे शब्दों से चाहिए प्रहार करके हो, तो वो आप 228 आईपीसी के अंतर्गत आपके दंड के प्रावधान के रूप में आपको सजा भी मिलेगी और कैद भी मिल सकती है।
अब बात करते हैं धारा नंबर 292 की। कौन सी धारा नंबर 292? 292 के अंतर्गत क्या आता है? 292 के अंतर्गत आता है कि अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना। ठीक है, अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना आपका धारा नंबर 292 के अंतर्गत। अगर ऐसा कुछ प्रावधान आ गया, कुछ आपने ऐसा किया है, तो आप आईपीसी की धारा नंबर 292 के अंतर्गत दंड के रूप में आपको जुर्माना लग सकता है या फिर आपको कैद भी हो सकती है। दोनों चीज आपकी हो सकती है। यहीं पे बात करते हैं 294 की। धारा नंबर 294, धारा नंबर 294 भी इसी के आसपास का है कुछ, उसमें भी ऐसा ही कुछ दिया गया है। देख लीजिए, जैसे इसमें दिया गया था अश्लील पुस्तकों का विक्रय करना, इसमें दिया गया है अश्लील गाने गाना। ठीक है, आप बता दीजिए कि मतलब ये अगर ऐसा कोई, जैसे आईपीसी की पूरी धाराओं में इसमें कहीं भी आपको पुरुष स्त्री शब्द का वर्णित नहीं है। मतलब ये दोनों पे आईपीसी धारा लग सकती है, चाहे वो कोई पुरुष हो या फिर कोई स्त्री। इसमें कोई पक्ष विपक्ष का काम नहीं है। आईपीसी की धाराएं दोनों में सेम लगती हैं। ठीक है, तो क्या 294 कोई अश्लील गाना गाएगा तो फिर वो 294 के अंतर्गत आईपीसी के दंड का प्रावधान उसमें वर्णित है, आपको दंड या सजा दोनों मिल सकती है। बात करते हैं धारा नंबर 299 की। धारा नंबर 299 के अंतर्गत क्या आता है? ये आपराधिक मानववध। क्या दिया गया है? आपराधिक मानववध। और आपराधिक मानववध आपका कब लागू होगा या कब उसे हत्या कहेंगे या फिर उसे मानववध कहेंगे? ठीक, क्योंकि ये अंतर है, मानववध अलग होता है और हत्या अलग होती है। यही हम आपको इसमें बता रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे मानववध क्या कहलाएगा? जैसे आप डायरेक्ट नहीं मारेंगे, डायरेक्ट मारेंगे तो वो हत्या कहलाएगी। अगर डायरेक्ट के थ्रू आप नहीं गए, मतलब किसी और को मार रहे हैं और दूसरा अगर कोई इसमें मर गया तो वो आपका मानववध कहलाएगा। ठीक है, लेकिन सजा इसमें भी मिलेगी। ठीक है, अगर आप, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मानववध कब लागू होता है, मतलब कब मानववध वो कहलाया जाएगा और कब हत्या कहलाई जाएगी। ठीक है, मैं आपको 4-5 तरीके बता रहा हूँ। जैसे कि अचानक लड़ाई से मृत्यु हुई, अगर किसी की अचानक लड़ाई से मृत्यु होती है तो वो हत्या नहीं कहलाई जाएगी, वो क्या कहलाया जाएगा? मानववध कहलाया जाएगा। ठीक है, अगर ये बात करें कि सहमति से अगर हुआ, सहमति द्वारा मृत्यु होती है, ठीक है, वो भी मानव हत्या के अंतर्गत नहीं आएगा, वो मानववध के अंतर्गत आता है। या फिर शिशुओं द्वारा, शिशु द्वारा हो गया, जैसे बोलते हैं 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत, लेकिन वो उसके लालचवश ना हो उसके, या कोई भी प्रूफ ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, शिशुओं के अंतर्गत, या फिर मदोन्मत्त, मतलब आप नशीला पदार्थ कोई पिए हैं, उसके अंतर्गत अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर वो मानववध के अंतर्गत आता है, हत्या के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने जानबूझ के नहीं किया है, तभी ये नियम लागू होता है। ठीक है, और इसमें जैसे अचानक प्रकोपन से, अचानक प्रकोपन से मतलब अचानक जैसे आपका घर गिर गया या कुछ भी हो गया तो वो हत्या नहीं कहलाएगी, वो आपका मानववध ही कहलाया जाएगा। ठीक है, निजी प्रतिरक्षा में भी अगर हत्या हो जाती है तो वो आपकी हत्या नहीं कहलाएगी, मानववध कहलाएगा। ठीक है, ये आपको हम 3-4 तरीके से बता चुके हैं, 1 2 3 4 5। अगर 5 तरीके से बताएं, ये आपके मानववध कहलाते हैं, हत्या नहीं कहलाती। इस पे हत्या का कोई नियम कानून नहीं लागू होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा कि कब मानववध कहलाएगा और कब हत्या कहलाएगी। ठीक है, मानववध 299 आईपीसी की धारा में वर्णित किया गया है। अब बात करते हैं धारा नंबर 300 की। ठीक है, 300 में क्या दिया गया? 300 में हत्या की परिभाषा दी गई है, हत्या की परिभाषा दी गई है। अभी आपको बताया था ना कि मानववध हत्या, तो मतलब हत्या की परिभाषा, हत्या कैसे लागू होगी या किस तरह से जो की, अगर उसके अंतर्गत आपने किया, उससे इसी तरह से मर्डर या कुछ मर्डर किया है तो आपके ऊपर हत्या की धारा दर्ज हो जाएगी, आपके ऊपर दंड या सजा दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अगर यही बात करते हैं 302 की। 302 में क्या है? 302 में हत्या का दंड है। ठीक है, हत्या का दंड 302 में। देखिए, इसमें तो सजा और मौत दोनों हो सकती है। ठीक है, आप ये तो आपने पिक्चरों में बहुत सुना होगा, 302 के साथ आपके हत्या 302 जो लगती है ना, वो आपके हत्या के अंतर्गत लगती है। इसमें आजीवन कारावास, फांसी की सजा दोनों हो सकती है। ठीक है, अब यहीं पे बात करें कि 309 की। क्या? 309 में क्या दिया गया है? नहीं, पहले हम बात कर लेंगे 304 की। ठीक है, फिर बात कर लेंगे 309 की। 304 के काम है, 304 के काम। ठीक है, 304 के काम में क्या है? दहेज मृत्यु दी गई है। क्या है?
दहेज मृत्यु। जैसे आपने शादी की, लेकिन ये क्या लगता है, मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ये तभी लगता है जब शादी के 7 वर्ष के अंदर ऐसा कुछ हो। ठीक है, अगर आपको ये पर दहेज मृत्यु लगती है तो आपकी शादी 7 वर्ष के बाहर हुई है तो आपके दहेज मृत्यु नहीं लगेगी, लेकिन 7 वर्ष के अंदर है अभी भी ना, तो आपके ऊपर दहेज मृत्यु लग सकती है। कौन सी आईपीसी की धारा में? आईपीसी की धारा 304 में दहेज के अंतर्गत ये आपका मामला चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि 7 वर्ष से अंदर होनी चाहिए, बाहर होगी तो ये आपका दहेज मृत्यु के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो में हम लोग इतने तक पढ़ेंगे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो या एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। चैनल का नाम है क्रैक एकेडमी उन्नाव। ठीक है, इस पे आपको एग्जाम से रिलेटेड एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से और आसान भाषा में और आसान ट्रिक के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए ब्लैक बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।